नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग मार्च के एग्जाम के लिए सीरीज पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारे पास में है तीसरे नंबर का वीडियो है। इसके पहले के 2 वीडियो जो हम लोगों ने अपलोड कर दिए है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, और उससे पुरानी वाली जो सीरीज है उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक भी मिलने वाली है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसको डाउनलोड करने के बाद वहां पर हमारे पास 3 कोर्सेस है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज है जो आपको 599 में मिल रही है, और टोटल कंप्यूटर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में प्लस लाइव क्लासेस पीडीएफ वगैरह सब इसमें मिलने वाला है विथ मॉक टेस्ट, है ना। ये आपको मिलेगा। टोटल जो कोर्स है 1190 का है, और इसमें अब आपको मिलने वाला है मैथ्स भी, है ना। तो मैथ्स के जो वीडियो है वो भी इसमें आपको मिलने वाले हैं, और साथ में कंप्यूटर के वीडियो मिलने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट है, आपको मॉक टेस्ट जो है आपको ये भी उसमें मिलने वाले हैं। इसके बारे में हमने इसके पहले की वीडियो में बात करी है। तो जिन लोगों के पेपर नहीं निकल रहे हैं, जिन लोगों को पेपर निकलने में दिक्कत दे रहे हैं, उन लोगों को कोर्सेज लेकर पढ़ना चाहिए। और जिन लोगों की तैयारी ठीक ठाक है वो यूट्यूब वीडियो से उनकी तैयारी हो जाएगी, है ना। पर पेपर नहीं निकलने की कंडीशन 1 नंबर 2 नंबर से रह रहा है, या बहुत बार एग्जाम दे दिया पेपर नहीं निकल रहा है, तो अब उनको जरूरत है प्रॉपर डिटेल में क्लास बाय क्लास पढ़ने की। चलिए, पहला प्रश्न है आज का, इनमें से कौन सा प्रोग्राम पेंटिंग प्रोग्राम और इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं या इमेज को एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर हमसे पूछा जा रहा है। पहला यहाँ पे हमारे पास में है एप्पल वर्क्स। तो एप्पल वर्क्स जो हमारे पास में ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, जैसे वर्ड वगैरह हम यूज करते हैं उस तरीके से। ओपन ऑफिस राइटर, यह भी हमारे पास में ओपन ऑफिस का राइटर मतलब वही डॉक्यूमेंट तैयार करना है उसके लिए सॉफ्टवेयर है। वर्ड परफेक्ट, वर्ड परफेक्ट भी हमारे पास में वर्ड प्रोसेसिंग का ही सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग तैयार करते हैं, है ना। अब बचता है यहाँ पर फोटोशॉप। तो फोटोशॉप जो है इसका प्रयोग किया जाता है या तो पेंटिंग या प्रोग्राम आपको बनाने हैं, या साथ में आपको एडिटिंग करनी है, इमेज एडिटिंग करनी है उसके लिए, है ना। एडोब कंपनी है और एडोब के वीडियो के और फोटो के दोनों के लिए ही एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, वो भी याद रखिए। यदि कोई मेमोरी चिप अस्थिर है तो वो क्या होगी। अस्थिर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, वोलेटाइल। अगर कोई चिप है मेमोरी की और वो वोलेटाइल है, अस्थिर है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात करी है। वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसके अंदर का डाटा बिजली सप्लाई बंद करने के बाद स्वतः नष्ट हो जाता है। जब तक बिजली सप्लाई रहती है उसके अंदर डाटा यथावत रहता है, लेकिन जैसी लाइट चली जाएगी, बिजली बंद कर देंगे, कंप्यूटर शट डाउन कर देंगे, तो उसके अंदर का डाटा नष्ट हो जाता है। जबकि नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है, जो स्थिर कहलाती है, स्थायी मेमोरी कहलाती है, उसके अंदर का डाटा बिजली सप्लाई बंद रहने के बाद भी रहता है, डाटा जाता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा है, वोलेटाइल मतलब अस्थिर, मतलब बिजली सप्लाई बंद होगी डाटा अपने आप उड़ जाएगा। तो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है क्या, नहीं। बिजली बंद होने की स्थिति में इसकी सामग्री खो देता है, तो हाँ ये सही है। केवल डेटा संग्रह के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, नहीं। संग्रह स्टोरेज तो होगा ही नहीं उसमें, है ना। रोम के नाम से जाना जाता है, नहीं दिया। रोम क्या है हमारे पास में, रोम हमारे पास में एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसके अंदर का डाटा स्थायी रहता है, बिजली जाने के बाद भी उसमें यथावत डाटा रहता है। तो क्या आएगा आंसर इसका, ये वाला। चुंबकीय टेप जैसे खालिस्तान मेमोरी को, मेमोरी कोशिकाओं, कोशिकाओं मतलब सेल को एक रेखीय अनुक्रम में व्यवस्थित करके व्यवस्थित किया जाता है ना। यहाँ पे अब चुंबकीय टेप भी आपके पास में रखा हुआ है। चुंबकीय टेप आप लोगों ने देखी होगी, ये जो पुरानी वाली कैसेट्स हमारे पास में आती है इन्हीं को चुंबकीय टेप बोलते हैं। तो पहले इसके माध्यम से हम लोगों ने डेटा को इनपुट आउटपुट के लिए भी यूज किया है और डेटा को स्टोर करने के लिए भी यूज किया गया है। मैग्नेटिक टेप जो होता है, चुंबकीय टेप जो होता है, इसकी खासियत आपको बता देते हैं कि इसमें बहुत लंबे समय तक के डाटा सेव करके रखा जाता है, खराब नहीं होता है। हमारे पास अदर जो माध्यम है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स है, हार्ड डिस्क है, इसमें डाटा एक निश्चित समय के बाद फिर नष्ट हो जाता है। लेकिन मैग्नेटिक टेप जो होते हैं इसमें बहुत सैकड़ों वर्षों तक के डाटा जो है सुरक्षित रहता है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। हमसे बोल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक टेप है ये खालिस्तान मेमोरी को, मेमोरी कोशिकाओं को एक रेखीय अनुक्रम में व्यवस्थित करके व्यवस्थित किया जाता है ना। तो यहाँ पे कोशिकाओं के लिए याद रखना क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सेल जो होती है। तो अनुक्रमणीय एक्सेस
अप्रत्यक्ष एक्सेस, इंडेक्स और हैश। देखिए यहाँ पर एक्सेस की बात हो रही है, तो हम टोटल बात करते हैं। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? प्रश्न ये आपसे पूछना चाह रहा है कि चुंबकीय टेप जैसी खालिस्तान मेमोरी को, मतलब कि मेमोरी को जब वो एक्सेस करेगा तो कौन से माध्यम का प्रयोग करेगा या किस तरीके से एक्सेस कर पाएगा मैग्नेटिक टेप के अंदर की जो मेमोरी है उसको या डाटा है उसको। तो चुंबकीय टेप जो होता है इसमें डाटा को रीड करना और राइट करना दोनों कैसी है, लेंथी प्रोसेस है ना। अगर मान लो इसमें से हमको डाटा रीड करना है तो एक के बाद दूसरा तीसरा फिर इस तरीके से हम कॉपी करेंगे, उसमें राइट करेंगे। और अगर हमको रीड भी करना है, उसमें डाटा हमको पढ़ना है, तो हमको अगर मान लो 6वें नंबर की फाइल अगर हमको चाहिए तो शुरू से लेके 1 2 3 4 5 ये 5 फाइलों से हमको गुजरना होगा, तब हम 6वें पे पहुंचेंगे, है ना। तो किस तरीके का माध्यम होता है इसमें? अनुक्रमणीय एक्सेस होता है। कैसा? सिक्वेंशियल एक्सेस, है ना। तो हमारे पास जितनी भी मेमोरी है हम लोग पढ़ते हैं स्टोरेज के लिए, इसमें एकमात्र यही मेमोरी है जिसमें सिक्वेंशियल फॉर्मेट यूज होता है। इसके अलावा जो मेमोरी होती है हमारे पास स्टोरेज की, डाटा स्टोर करने की, उसमें रैंडमली और डायरेक्टली ये दोनों ऑप्शन उसमें यूज किए जाते हैं। सिक्वेंसली सिर्फ इसी में लगता है। ठीक, तो याद रखना इसके लिए ये आंसर होगा। टर्मिनेटर का उपयोग खालिस्तान टोपोलॉजी में किया जाता है ना। टर्मिनेटर जो डिवाइस होता है इसका प्रयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है? यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी नेटवर्क की टोपोलॉजी है। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि टर्मिनेटर क्या होता है। देखिए टर्मिनेटर उसके नाम से समझ में आ रहा है हमको, क्या करेगा वो? टर्मिनेट करेगा, है ना। टर्मिनेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके प्रयोग से जो सिग्नल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है या उनको रोक दिया जाता है, अपने में समाहित कर लिया जाता है, वापस नहीं जाने दिया जाता है ना। रिफ्लेक्ट नहीं करने दिया जाता है। टकरा के जैसे वापस आते हैं ना, ये सिग्नल जाते हैं एक सीधे सीधे रेखा में जाएंगे, जहाँ टकराएंगे वहां से वापस लौटते हैं, तो उसको टकराकर वापस लौटने जैसे ही टकराएंगे अपने अंदर स्वाहा। ठीक है, तो ये जो टर्मिनेटर होते हैं ये डिवाइस इस तरीके के हमारे पास में डिवाइस होते हैं। कहाँ लगाया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है भैया बस टोपोलॉजी में, है ना। बस टोपोलॉजी अभी हम नेटवर्क के बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। बस टोपोलॉजी में क्या होती है? एक बस होती है, मतलब एक केबल होता है ना। अब इसमें सिग्नल हम लोग प्रेषित कर रहे हैं और यहाँ पर क्या लगे हैं? इसमें नोड लगे हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो ये जो हमारे पास में टर्मिनेटर होता है इसको बस के, मतलब इस केबल के दोनों सिरों पर लगाया जाता है। कहाँ लगा देंगे? दोनों सिरों पर लगा देंगे, ताकि इसके अंदर की जो सिग्नल होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे। अब सिग्नल टकरा के वापस लौटने के बजाय क्या करेंगे? ये उसको अवशोषित कर लेंगे, अपने में समाहित कर लेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी ऐसी चलती रहेगी, नेटवर्क में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा, है ना। इसलिए टर्मिनेटर का प्रयोग किया जाता है ताकि सिग्नल को वो अवशोषित कर ले और नेटवर्क बराबर चलते रहे, है ना। और यहाँ पर एक यही टोपोलॉजी होती है जिसमें बस का यूज, मतलब केबल का यूज किया जाता है। इसलिए कहाँ प्रयोग करेंगे हम लोग? बस टोपोलॉजी में ही करेंगे। बाकी स्टार रिंग और टोकर रिंग में हम लोग नहीं करेंगे, इसमें पूरा सर्किट बनता है। विंडोज 10 में ऑडियो और वीडियो फाइलों को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विंडोज 10 की बात कर रहा है, इसमें आपको ऑडियो सुनना है या वीडियो देखने हैं, तो ऑडियो या वीडियो दोनों एक साथ देखने हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? कौन से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का हम लोग प्रयोग करते हैं? ये प्रश्न पूछ रहा है। हमको बोल रहा है विंडोज डिफेंडर। देखिए एक प्रश्न एग्जाम में आता है, एंटीवायरस जो होता है ना, तो एंटीवायरस के जैसे ही हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका इनबिल्ट इसके अंदर क्या होता है? इनबिल्ट इसके अंदर होता है हमारे पास में एक विंडोज का एंटीवायरस, है ना, उसका क्या नाम होता है? डिफेंडर। तो विंडोज डिफेंडर जो होता है ये विंडोज का ही एंटीवायरस होता है, जो आने वाली जितनी भी फाइलें होती है या जो भी उस पे वायरसेस आएंगे उसको वो रोक देगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये विंडोज का एंटीवायरस होता है। इवेंट वीवर है, अगर आपको कोई इवेंट वगैरह देखने हैं तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर है और वीडियो फोटो गैलरी है। तो गैलरी मतलब जैसे मोबाइल गैलरी, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन सी फाइलें हैं, फोटो है, वीडियो है, वो हम देख सकते हैं। प्ले करने के लिए विंडोज में हम लोग यूज करते हैं विंडोज मीडिया प्लेयर। अच्छा, अब याद रखेंगे विंडोज मीडिया प्लेयर न केवल 10 में बल्कि 7 में, 8 में, 11 में, जितने भी विंडोज हमारे पास वर्जन अभी चल रहे हैं सभी में प्रयोग किया जाता है विंडोज मीडिया प्लेयर का, ऑडियो और वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
एक सार्वभौमिक उत्पाद कोड है ना, यूनिवर्सल जो कोड हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, उत्पाद के लिए, मतलब प्रोडक्ट के लिए, जो एक प्रकार का बारकोड है, कितने अंकों से बना होता है, मतलब जो यूनिवर्सल हमारे पास में बारकोड होता है वो कितने अंकों का होता है। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आगे भी पूछ सकता है। तो क्या होता है बारकोड, बारकोड तो आपने देखे इस तरीके की लाइनें होती है ना, और इसके नीचे क्या लिखे रहते हैं, अंक लिखे रहते हैं। तो कितने अंकों का होता है, तो याद रखना जो बारकोड होता है कितना होता है, वो होता है 12 नंबर का, टोटल 12। इसमें 6 और 6 है ना, पहले जो 6 होते हैं ये निर्माता के होते हैं, मतलब निर्माता मैन्युफैक्चरर जो होता है उससे संबंधित जानकारी कहाँ मिलती है, शुरू के 6 अंकों में। और बाद के जो 6 अंक होते हैं इसमें उस प्रोडक्ट की डिटेल होती है, उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी उसमें शामिल होती है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये तो यूनिवर्सल हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत अलग अलग प्रकार के बारकोड आते हैं। तो अब आप लोग क्या करना है, आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा और बारकोड निकाल लीजिएगा जितने भी प्रकार के होते हैं, और कौन सा बारकोड किस लिए काम में आता है उसको आप नोट डाउन करके और लिख के याद कर लीजिएगा, है ना। तो बारकोड के क्वेश्चन यहाँ पर ये रखने का उद्देश्य यही था कि आप बारकोड के सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, ठीक है। और बारकोड रीडर जो होता है तो इनपुट आउटपुट में हम लोग पढ़ते ही है ना, उसमें लाल रंग का प्रकाश होता है और सीधी रेखा में गमन करता है, और उसमें जो अंक इन लाइनों पे पड़ता है और इनके अंक सीधे स्कैन होकर कहाँ चले जाते हैं, कंप्यूटर में चले जाते हैं, वो भी हमको पता है। चलिए अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में किस चीज का उपयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर हमारे पास में एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, बहुत अच्छी गति से प्रिंट करता है, और साथ में इसमें जो इंक यूज की जाती है वो कौन सी होती है, टोनर, मतलब पाउडर के रूप में यूज की जाती है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, हमको बोल रहा है प्रकाश संवेदी मतलब फोटो सेंसिटिव ड्रम, कैमरा लेंस, हीट सेंसिटिव पेपर और कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब तो होगा ही नहीं, है ना, क्या है ये मॉनिटर है CRT, उसकी बात कर रहे हैं, इसका प्रयोग यहाँ नहीं करते हैं, है ना। फिर हीट सेंसिटिव पेपर, ये थर्मल प्रिंटर में हम लोग प्रयोग करते हैं, ना कि लेजर प्रिंटर में। फिर हमको बोल रहा है कैमरा लेंस, तो कैमरा लेंस हमारे प्रिंटर में नहीं होता है भैया, लेंस का प्रयोग क्यों करेंगे कैमरे का, है ना, ये भी नहीं होगा। क्या बच गया हमारे पास, फोटो सेंसिटिव और ड्रम। हाँ, उसमें जो ड्रम होता है उस पर लेजर के द्वारा स्याही को डाला जाता है, फिर स्याही पेपर पे ट्रांसफर होती है, फिर पेपर को 1000 डिग्री पर गर्म किया जाता है, फिर उस पर स्याही चिपक जाती है स्थायी रूप से। याद रखिएगा बहुत लंबे समय तक जो प्रिंटिंग रहने वाली है वो लेजर प्रिंटर की रहने वाली है। इसके अलावा जितने भी प्रिंटर है उनकी इंक धीरे धीरे उड़ जाती है, साफ हो जाती है, ठीक। पावर पॉइंट में गतिपथ क्या होता है, गतिपथ को हम क्या बोलते हैं भैया, मोशन पाथ। तो पावर पॉइंट में जो मोशन पाथ हम लोग देते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, याद रखना एनिमेशन किस पे देते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट पर देते हैं, याद रखना। पावर पॉइंट में बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो स्लाइड ट्रांजेक्शन के और ऑब्जेक्ट एनिमेशन के यही से आते हैं। इसके अलावा जो मास्टर व्यू होता है उसके क्वेश्चंस आते हैं, और स्लाइड के व्यूज के क्वेश्चन आते हैं। मोटे मोटे तौर पर इतने ही क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। तो मोशन पाथ क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस तरीके से मूव करेगा ये हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एनिमेशन आगमन प्रभाव का एक प्रकार है। आगमन मतलब एंट्री का, तो एंट्री का प्रभाव नहीं होता है ना, एंट्री के जो प्रभाव होते हैं वहां पर दिए हुए रहते हैं। एनिमेशन में पहले ही ऑप्शन है एंट्री का होता है, तो बॉक्स के थ्रू आएगा, लेफ्ट से आएगा, टॉप से आएगा, राउट, है ना, इस तरीके के जो ऑप्शन है वो इसके अंदर रहता है, तो ये नहीं आएगा। स्लाइड को आगे बढ़ाने के लिए देखिए स्लाइड की बात कर रहा है, और हमारे पास में मोशन पाथ किस पे चलता है, ऑब्जेक्ट पे चलेगा, है ना। ये स्लाइड के लिए आ रहा है, तो स्लाइड ट्रांजिशन का क्वेश्चन हो गया, ना कि यहाँ पे, तो ये प्रश्न से रिलेट नहीं कर रहा है। स्लाइड में वस्तुओं को चलायमान करने के लिए, हाँ ये आ गया, वस्तुओं मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हाँ ये आंसर सही हो सकता है। एनिमेटेड छवियों को स्लाइड से जोड़ने में नहीं, स्लाइड के वर्ड सारे के सारे स्लाइड ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे, एनिमेशन में नहीं आएंगे। और मोशन पाथ किससे रिलेटेड है, एनिमेशन से रिलेटेड है, ये याद रखना है। तो स्लाइड शो में वस्तुओं को चलायमान करने मतलब उसको मूव करने, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम लोग मोशन पाथ का प्रयोग करते हैं, तो ये सही होगा थर्ड वाला। किसी स्टोरेज डिवाइस के मुख्य फोल्डर को क्या कहा जाता है ना, जो स्टोरेज डिवाइसेस होती है हमारे पास में, तो उसका मुख्य फोल्डर जो होता है वो क्या कहलाता है। तो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है,
है ना। हार्ड डिस्क क्या होगा, हमारे पूरे स्टोरेज सेक्शन का मुख्य भाग कौन सा है, हार्ड डिस्क होता है। तो हार्ड डिस्क में हमारे पास में सी डी ई ये किसी के पास हो सके और ज्यादा हो, क्या होंगे ये सारे के सारे इसके ये ड्राइव होते हैं। ये क्या है, सारे के सारे ड्राइव है ना। और ये ड्राइव कहाँ बने हैं, हमारी एक हार्ड डिस्क में ही बने हैं। तो एक पूरी हार्ड डिस्क में इस तरीके के जो 3 ड्राइव बने होते हैं ये उसके कहलाते हैं क्या, फोल्डर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग बनाते हैं, सी के अंदर, डी के अंदर, ई के अंदर, इनके अंदर हम डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फोल्डर, सब फोल्डर हम लोग बनाते चलते हैं। तो ये कैसे है, ये डिस्क के फोल्डर है सारे के सारे। तो इनको हम फोल्डर ना कह के क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रूट। क्या कहने वाले इसको हम, इसको कहने वाले हम लोग रूट, है ना। रूट फोल्डर या हम बोलेंगे इसको रूट डायरेक्टरी। अब इसके अंदर हम बनाते हैं फोल्डर्स तो उसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं, और उसके अंदर जो हमारे पास में सब फोल्डर बनाते हैं उनको सब डायरेक्टरी बोलते हैं, है ना। तो एक में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं कि मान लो सी ड्राइव है आपका, सी ड्राइव में हमारे पास में मान लो सॉन्ग, है ना, और यहां पर हम दे देते हैं मूवी, और यहां पे हमने दे दिया ट्रैक। ठीक है, तो यहां पर ये ट्रैक 1 क्या है आपका, ये आपके पास पे हो गई है फाइल, है ना। ये क्या है आपका, ये है सब फोल्डर, सब फोल्डर, ये हम इसको बोलेंगे सब डायरेक्टरी। सॉन्ग क्या है, तो ये आपका है फोल्डर, या इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी, है ना। तो सॉन्ग क्या आपका डायरेक्टरी है, उसके अंदर सब डायरेक्टरी है और फिर फाइल है ना। या ये फोल्डर है, ये सब फोल्डर है नाम। अब बचा हमारे पास में सी, तो ये क्या हमारे पास में, ये है भैया रूट, है ना। रूट क्या है ये, अब इसको रूट आप डायरेक्टरी बोल लो या फिर रूट फोल्डर बोल लो। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है किसी स्टोरेज संग्रह डिवाइस के मुख्य फोल्डर को क्या कहा जाता है, तो जैसे कि मैंने बात करी, क्या कहेंगे उसको हम रूट डायरेक्टरी कहेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखे, यहां पर बोल रहा है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, माध्यम होता है, दो लोगों के बीच का माध्यम। जैसे कि अभी मैं अगर पढ़ा रहा हूं आपको, तो पढ़ाने के लिए इस बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये इंटरफेस हो गया। ठीक है, हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वहां पर हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो माध्यम होता है अदर एप्लीकेशंस और हमारे बीच के लिए। डिवाइस ड्राइवर, जब हम कोई कंप्यूटर में ड्राइवर डिवाइस लगाते हैं, चाहे प्रिंटर हो, स्कैनर हो, तो इसको चलाने के लिए उसके ड्राइवर की आवश्यकता होती है, तो वो कहां पर आएंगे, इसके अंतर्गत। प्लेटफॉर्म क्या होगा कि ये जगह, अभी यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ये प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है ना। कॉपीराइट का साइन आपको पता ही होगा, इस तरीके से, है ना। कॉपीराइट, इसको अगर हमको बनाना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, है ना। तो कॉपीराइट का साइन बनाने के लिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, याद भी इजी हो जाता है। क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे आल्ट कंट्रोल शिफ्ट, या कंट्रोल आल्ट सी से भी आप कर सकते हैं। आल्ट कंट्रोल सी या कंट्रोल आल्ट सी एक ही बात है, कोई बात नहीं, है ना। तो आल्ट कंट्रोल प्लस सी, इससे हम लोग कर सकते हैं क्या, कॉपीराइट। अगर हमने यूज किया आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस, हमने यूज कर लिया क्या, आर यूज कर लिया, इससे क्या साइन आएगा, इससे रजिस्टर्ड का आ जाएगा, है ना। और अगर हमने यूज किया आल्ट प्लस सी, मतलब कंट्रोल प्लस हमने यूज कर लिया टी, तो इससे क्या आ जाएगा, ट्रेडमार्क, है ना। तो सी यूज करेंगे तो कॉपीराइट, आर यूज करेंगे रजिस्टर्ड, और टी यूज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रेडमार्क का साइन आ जाएगा। ट्रेडमार्क का देखा है ना आपने, ऐसा ट्रेडमार्क, है ना, ऊपर की तरफ आता है तो ट्रेडमार्क का साइन आ जाएगा। तो एक ही शॉर्टकट की है, उसको 3 तरीके से याद करना और प्रैक्टिस करना। जितनी भी शॉर्टकट की यहाँ पर मैं बताता हूँ उसकी आप प्रैक्टिस करिए। रोज 5-5 शॉर्टकट की वैसे भी आपको तैयार करनी है ना, तैयार कर लीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना। शॉर्टकट की फुल फॉर्म और फाइल एक्सटेंशन आप लोग को तैयार करने हैं, मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बता दिया है। चलिए, आईपी एड्रेस खालिस्तान में परिवर्तित होते हैं। आईपी एड्रेस जो होते हैं 192.168.1.1 इस तरीके से आईपी एड्रेस होते हैं। अभी जो आईपी एड्रेस होते हैं ये किस चीज में परिवर्तित होते हैं, ये प्रश्न है ना। तो पहले आप चीजों को समझिए कि आईपी एड्रेस को हमको परिवर्तित करने की जरूरत क्यों है। देखिए, इंटरनेट पर जितने भी सर्वर है या जितनी भी वेबसाइट है ना, वो सारी की सारी वेबसाइट के जो एक्चुअल जो एड्रेस होते हैं, है ना। भाई मान लो कोई वेबसाइट है, मान लो हम गूगल की ले लेते हैं, है ना। गूगल की वेबसाइट है तो गूगल की वेबसाइट प्रॉपर किससे चल रही है, कंप्यूटर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर।
ठीक है, अब इस सर्वर का इंटरनेट पर कोई पता होगा ना, कोई एड्रेस होगा, तो वो क्या होता है, इसका आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पर या नेटवर्क में इस कंप्यूटर को, गूगल के कंप्यूटर को किससे जानेंगे, उसके आईपी एड्रेस से जानेंगे। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमको नंबर याद नहीं होते, है ना, नंबर्स में याद करना, इतनी सारी वेबसाइट है, सबके हम आईपी एड्रेस याद करने से तो रहे, हमारे लिए क्या आसान होता है याद करना, उसका नाम, है ना। तो क्या होता है कि ये जो आईपी एड्रेस होता है इसको बदल दिया जाता है, किस पे, ऐसे नाम में बदल दिया जाता है, और ये जो नाम होता है ये क्या कहलाता है, आपका डोमेन नेम कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन नेम। तो आईपी एड्रेस को इस तरीके से, मतलब सामान्य नाम में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन करता है, ये भी हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है। तो याद रखना किसको, डीएनएस को, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम वो प्रणाली होती है या तंत्र होता है जिसके माध्यम से आईपी एड्रेसेस को डोमेन नेम में बदला जाता है। साथ ही जो डीएनएस होता है, जिन जिन आईपी एड्रेस को उसने बदला है उनका रिकॉर्ड भी रखता है, और कभी भी किन्हीं दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एक जैसा नहीं होगा, ना ही डोमेन नेम एक जैसा होगा, ना नाम होगा और ना ही उसका आईपी एड्रेस होगा। इतना ध्यान कौन रखेगा, डीएनएस रखेगा। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को किसमें बदला जाता है, डोमेन नेम में बदला जाता है। क्यों बदला जाता है, क्योंकि आईपी एड्रेस याद रखना हमारे लिए आसान नहीं है, इसलिए उनको शब्दों में या वर्ड्स में बदल दिया जाता है। जब कोई कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तो कंप्यूटर की मुख्य स्मृति, मतलब मेन मेमोरी, मतलब किसकी बात होगी, मेन मेमोरी जब भी बात हो तो किसकी बात होगी भैया, रैम की होगी। जब कोई कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तो कंप्यूटर की मुख्य स्मृति, मतलब मेन मेमोरी में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा होता है, कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले उसकी मेमोरी में लोड होगा। हमको हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर और असेंबलर। हम सभी पे बात कर लेते। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर भैया असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, बस ट्रांसलेटर है, इसके अलावा दूसरा कोई काम इसका है नहीं। तो ये लोड होगा क्या, नहीं, इसको जब हम बोलेंगे तब होगा, तो ये आंसर गलत हो गया। फिर हमारे पास में है लिंकर। लिंकर क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, अलग अलग प्रकार के या दो से अधिक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को आपस में जोड़कर और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। वो भी कब बनाएगा, जब हम बोलेंगे तब बनाएगा, मतलब अपने मन से लोड होगा क्या, वो नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे हमारे पास में दो, तो एमएस ऑफिस हम कंप्यूटर ऑन होने के बाद ही खुद से ओपन करते हैं, अपने आप तो होता नहीं है ना, तो ये आंसर भी कैसा हो गया, गलत। बटन ऑन करते से हमारे कंप्यूटर में कौन लोड होता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर का पावर ऑन करते से जो उसमें पहला प्रोग्राम मुख्य मेमोरी में आता है वो कौन सा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वही बूटिंग प्रोसेस है। कौन लोड करता है, तो लोडर करता है, ये भी याद रखिएगा। खालिस्तान एक निजी नेटवर्क है जो किसी उपक्रम में लगा होता है। खालिस्तान ऐसा एक निजी नेटवर्क है, पर्सनल नहीं है, निजी मतलब प्राइवेट नेटवर्क है, जो कहाँ लगा, किसी उपक्रम में, मतलब किसी बहुत बड़े संस्थान में लगा होगा, जो कैसा होगा, प्राइवेट होगा। उससे क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास में इंटरनेट है, वैन है, इंट्रानेट है और इथरनेट है। पहले इसमें जो काम के नहीं है उसको हटा देते। इथरनेट क्या होता है, ये होता है भी हमारे पास लैन। इथरनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, लैन बोलते हैं। तो लैन तो छोटी सी जगह पे होता है, 4-5 लोगों का, है ना, तो ये हमारे पास में किसी उपक्रम में नहीं जाएगा, उपक्रम में बहुत बड़ा नेटवर्क जाता है ना, तो इथरनेट नहीं जाएगा। और इथरनेट को, ये इथरनेट कार्ड हम बोलते हैं, तो लैन कार्ड की बात होती है, तो ये आंसर नहीं आएगा। फिर हमारे पास में वैन कैसा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क कैसा होता है, ओपन है, सब कोई भी यूज कर सकता है उसको, है ना। इंटरनेट को ही हम लोग वैन बोल देते हैं, मतलब ऐसा नेटवर्क जो सबसे ज्यादा भौगोलिक स्तर में फैला होगा, वैन कहलाएगा। तो ये भी यहां से हट गया। अब ये दो एक जैसे हमको दिख रहे हैं, एक है इंटरनेट और एक है इंट्रानेट। तो इंटरनेट जो है वो वैन को ही हम लोग इंटरनेट बोल देते हैं, ये याद रखना। इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जो वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है, इंटरनेट कहलाता है। अब क्या बचा हमारे पास में, इंट्रानेट बचा। एक शब्द में और लिख देता हूं, वो लिखता हूं, एक तो यही है आपका इंट्रानेट जो ऑप्शन में है, एक में लिख देता हूं एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, है ना, और इंटरनेट को हम बाद में लेके आते।
देखिए इंटरनेट की डेफिनेशन बोलती है, सॉरी इंट्रानेट की, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी प्राइवेट कंपनी के भीतर भीतर अंदर अंदर चलने वाला नेटवर्क है। उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति उस नेटवर्क में प्रवेश नहीं कर सकता है। वह नेटवर्क क्या कहलाएगा? आपका इंट्रानेट कहलाएगा। ठीक है, अंदर अंदर चल रहा है किसी, जैसे बैंक के अंदर चलने वाला नेटवर्क है ना। तो सब जो वहां पे बैठे हुए हैं हमारे पास में ऑपरेट करने वाले, वही लोग बैंकिंग ऑपरेट करते हैं, तो अंदर अंदर चलता है, उसके अंदर हमको घुस पाना संभव ही नहीं है, हम बाहर रहेंगे, अंदर अंदर उनका नेटवर्क चल रहा है, वो कहलाता है इंट्रानेट। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने वर्ड यूज किया एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो ऐसा इंट्रानेट जिसमें इंटरनेट के माध्यम से बाहरी लोगों को कुछ सीमा तक प्रवेश दिया जाता है, एक्स्ट्रानेट कहलाता है। मतलब इंट्रानेट में ही इंटरनेट के माध्यम से बाहरी किसी व्यक्ति को, यूजर को लिमिटेशन के साथ में कुछ एक्सेस दिया जाता है, वह नेटवर्क क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रानेट कहलाएगा। ठीक है, और यही बैंक का ही ले लीजिए एक्स्ट्रानेट में एग्जांपल, कि बैंक में हम लोग को यूजर आईडी मिलती है, फिर हम बैंक के जो सर्वर होता है उस पर लॉग इन कर पाते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं क्या है? हम सिर्फ हमारा ही अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एजुकेशन में भी होता है कि आपको साइट पे आईडी पासवर्ड मिल जाता है, वहां जाके आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो एक ऐसा नेटवर्क जो अंदर अंदर चल रहा है, बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्या होगा? इंट्रानेट होगा। इंटरनेट का प्रयोग करके उसमें बाहरी व्यक्तियों को कुछ सीमाओं के साथ में कुछ एक्सेस दिया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? आपका एक्स्ट्रानेट कहलाएगा। बस इतना सा याद रखें। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इंट्रानेट, 3rd नंबर का। सर्च इंजन आमतौर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा खालिस्तान की संख्या से लोकप्रिय होते हैं। जो सर्च इंजन होते हैं वो आमतौर पर यूजर द्वारा खालिस्तान की संख्या से लोकप्रिय होते हैं। कौन सी संख्याओं से लोकप्रिय होते हैं सर्च इंजन, इसकी बात हो रही है। देखिए सर्च इंजन पर जब भी हम कोई कंटेंट सर्च करते हैं, है ना, ये मान लो हमने कोई भी कंटेंट उसमें डाला है और सर्च करने के डाला है, तो उस कंटेंट से मिलते जुलते जितने भी हमारे पास में लिस्टिंग आ जाती है, जितनी भी लिस्टिंग हमारे पास में आके अरेंज हो जाती है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उसके माध्यम से, है ना, कोई भी सर्च इंजन क्या होगा, वो हम बोलेंगे कि अच्छा इसने बहुत सारे कंटेंट हमको ढूंढकर ला कर दिए, और फिर हम उसमें से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके हमारा काम कर लेंगे। तो जब भी हम सर्च इंजन पर किसी कंटेंट को सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो बहुत सारी लिंक हम लोगों को मिलती है, वह कहलाती है क्या? हिट्स। क्या कहलाएंगी? वो हिट्स कहलाएंगी, है ना। उससे मिलते जुलते जितने भी कंटेंट होंगे सारे के सारे आ गए तो हिट्स। तो जो जितना ज्यादा आपको देगा सर्च के ऑप्शन, वो वाला सर्च इंजन हम लोग उतना ही अच्छा कहेंगे। जो लिमिटेशन के साथ में, कि मान लो आप कपड़े खरीदने गए हो और आपको 2-4 दिखा दिए, उसी में से काम खत्म हो गया, तो आप बोलेंगे नहीं भैया नहीं जमा, है ना। दूसरी दुकान में गया, उसने ढेर भर का आपको दिखा दिया, तो बोलो वो सही है ना। ज्यादा वेराइटीज उसके पास में, ज्यादा उसने दिखाया भी हमको, तो वो दुकान अच्छी है। बस वैसे ही सर्च इंजन होता है, जो जितने ज्यादा हिट्स हमको दिखाएगा उतने ज्यादा वो सर्च इंजन भी सही माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना क्या कहलाएगा? वो हिट्स कहलाएगा। गूगल ऐप फॉर वर्क्स का सामान्य नाम क्या है? गूगल वर्क्स, याद रखना ये 2000 कब आया था? 2006 में आया था, है ना। गूगल एप्स जो आई थी, गूगल एप्स फॉर वर्क, ये 2006 में आया था, और उसके बाद में इसमें परिवर्तित किया गया इसके नाम को, है ना। क्या है? तो सारे ऑफिशियल जो वर्क हम लोग करते हैं उसकी बात है, कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये हमको सब मिल जाता है। तो शुरू में जब आया था 2006 में, तो क्या नाम था उसका? गूगल एप्स फॉर वर्क था। उसके बाद में जो उसका सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो नाम सामने आया है, वो है हमारे पास में जो प्रश्न पूछ रहा है, सामान्य तौर पर उससे क्या कहते हैं हम लोग? उससे कहते हैं जी सूट, है ना। और जी सूट कब है हमारे पास में? ये 2016 में, 2016 में जी सूट के नाम से इसे हम जानते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद में अभी वर्तमान में इसका नाम फिर से चेंज हो गया है। अब ये आता है गूगल वर्क स्पेस के नाम से। क्या है? गूगल वर्क स्पेस। कब से है वो? गूगल वर्क स्पेस ये है आपका 2020 से। गूगल वर्क स्पेस 2020 से है, वो याद रखना। अगर ऑप्शन में वो होता तो हम उसको लगा देते, लेकिन ऑप्शन में जी सूट था, इसलिए हम 2016 के साथ में गए हैं।
ठीक है, याद रखना। और वही चीजें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के लिए जो ऑनलाइन चलते हैं हमारे गूगल डॉक्स वगैरह, उसकी बात हो रही। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डेटा के प्रसंस्करण की गतिविधि क्या कहलाती है ना। कंप्यूटर का हम प्रयोग कर रहे हैं और डेटा को क्या कर रहे हैं, प्रसंस्करण। प्रसंस्करण क्या होता है भैया, डेटा को सेव करना, एडिट करना, अपडेट करना, है ना, डाटा को प्रोसेस करना, है ना, यही कहलाता है। तो कंप्यूटर के माध्यम से अगर डाटा को एडिट किया जा रहा है, संसाधित किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, तो क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा फ्लो और डेटा स्पीड। तो डेटा स्पीड तो नहीं होगी, डेटा की कोई स्पीड थोड़ी ना होगी। डेटा का फ्लो, डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। कंप्यूटर के माध्यम से हम डाटा में ये चीजें कर रहे हैं, तो ये चीज संभव है क्या, नहीं होगी। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन में सिर्फ डाटा को सेव करना। डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है कि डेटा को सेव भी मतलब कलेक्ट भी कर रहा है, उसको एडिट भी कर रहा है और प्रोसेस भी कर रहा है। मतलब आपके पास जो डेटा है उसको कलेक्ट करके उसमें से काम की इंफॉर्मेशन निकाल के प्रॉपर अरेंज करके रख रहा है, वो कहलाएगा आपका डेटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर के माध्यम से डेटा को प्रसंस्करण मतलब प्रोसेस करना क्या कहलाएगा, डेटा प्रोसेसिंग। निम्नलिखित में से कौन एक रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है भैया, देखिए मल्टीपल टेबल होते हैं हमारे पास में, है ना। जब भी हम कोई डाटा तैयार करते हैं तो इस तरीके से मल्टीपल टेबल होते हैं और ये सारे टेबल आपस में कैसे होते हैं, रिलेशन मतलब आपस में जुड़े हुए रहते हैं, है ना। हम कोई भी डाटा निकाल सकते हैं, इन सबको संसाधित करके कोई भी एक जानकारी निकाल सकते हैं, वो कहलाएगा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, हमको बोल रहा है फॉक्स प्रो। तो फॉक्स प्रो तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है, इसका RDBMS, RDBMS इस नाम से भी आता है फॉक्स प्रो। डी बेस फॉर ये भी आता है ना। ये भी कैसा आपके पास में रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, डेटाबेस को हम इसमें भी अरेंज करते हैं। ओरेकल, ओरेकल तो काफी जाना माना है, माइक्रोसॉफ्ट का है ना। इसके भी माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं, सॉर्ट करते हैं और आपस में कैसा होता है, रिलेशनल मतलब आपस में लिंक होता है। फिर हमारे पास में रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स जो होता है ये भी डेटाबेस से ही संबंधित है, लेकिन ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल तैयार नहीं करता है ना। सामान्य जो काम ये लोग करते हैं ये काम वो भी करता है, लेकिन इसमें मैंने कैसे बताया, मल्टीपल जो टेबल्स होते हैं हमारे पास में, इसको आपस में लिंक करके और फिर डाटा को संसाधित करके प्रोसेस किया जा सकता है, काम की चीज निकाली जा सकती है। तो वो तीनों में निकाली जा सकती है, इसमें नहीं। क्यों, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, मतलब ये एक ही टेबल में से निकाल पाएगा, है ना, और बाकी क्या करेंगे, मल्टीपल टेबल में से डाटा निकाल के और आपको दे देगा। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जिसे डेटा की बड़ी मात्रा में से विशिष्ट जानकारी निकालने के लिए डिजाइन किया गया है ना। एक कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें डेटा की बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा है और किसी विशिष्ट जानकारी को निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत सारा डेटा है और बस काम की चीजें निकालनी है, तो क्या कहलाएगा। हमको बोल रहा है हार्वेस्टिंग बोट, एंटीवायरस, फायरवॉल और वायरस। देखिए प्रश्न के इन अगर ऑप्शनों की बात करें तो देखते से ही लग रहा है हमको कि वायरस तो होगा नहीं। फायरवॉल क्या करता है, ये रोकता है बाहर के यूजर को अंदर घुसने से, ये फाइलों को रोकेगा। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस भैया वायरस इसको रोकता है, बस बच गया ये। आजकल आप ये नाम बहुत सुनते होंगे, बॉट, है ना, ये एस पी लगा देते बॉट्स, है ना। ऐसे बॉट्स होते, बॉट्स क्या होते हैं बेसिकली कि चाहे आप टेलीग्राम पे चले जाओ, व्हाट्सएप पे चले जाओ, है ना, या आपके पास बैंकिंग वगैरह के भी आते होंगे, है ना, वहां पर आप क्या करो, उससे प्रश्न पूछो, वो आंसर देगा, लेकिन कैसे, एक स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट में आंसर देता है ना। आप उससे दूसरा कोई क्वेश्चन करोगे तब भी वो आंसर वही वाला देने वाला है। तो एक गिने चुने उसने प्रश्न डाल दिए है और उसके आधार पर उसके आंसर, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उतना ही आंसर आने वाला है। वो क्या कहलाते हैं, आपके बोट कहलाते हैं, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट होता है कि इसी के क्वेश्चन पूछेंगे और इसी के आंसर देंगे, बाकी और कुछ आंसर नहीं देगा। यहाँ पे है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर आपने सुना है क्या, खेतों में गेहूं की फसल होती है तो गेहूं की फसल में से गेहूं के दाने निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है हार्वेस्टर मशीन का, बड़ी बड़ी, है ना। तो बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है उससे क्या होगा, सिर्फ गेहूं का दाना निकल रहा है ऐसी मशीन है ना, या सिर्फ मक्के का निकल रहा है ऐसी मशीन है। तो जो सिंगल काम कर रही है, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया कि बॉट लगा हुआ है, मतलब गिने चुने प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही आंसर निकलेगा। वैसे ही जो हार्वेस्टर वहां पे लगा होता है तो गेहूं के दाने ही निकालेगा, बाकी कचरा फेंक देगा।
वैसे ही हार्वेस्टर बॉट क्या होते हैं, हार्वेस्टर जो बॉट होते हैं ये क्या करते हैं, स्क्रिप्ट के आधार पर, है ना, उसमें जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर डेटा पर काम करेंगे और क्या करेंगे, निश्चित जानकारी निकालेंगे, बड़ी मात्रा में से विशिष्ट जानकारी। ये जो विशिष्ट जानकारी है ये हार्वेस्टर बॉट में पहले से डाल दी गई है। वो डेटा को सर्च करेगा और वो जानकारी निकाल के दे देगा, डेटा को सर्च करेगा और जानकारी निकाल के दे देगा। बस उतना ही काम किसका है, हार्वेस्टर बॉट का। तो बड़ी मात्रा में से विशिष्ट डाटा निकालने के लिए हार्वेस्टर बॉट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एमएस वर्ड दस्तावेज में शीर्षलेख, शीर्षलेख क्या होता है भैया, हेडर कहाँ दिखाई देता है। तो इसके आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा, नए जो पहली बार पढ़ रहे हो सके उनको थोड़ी सी दिक्कत जाए, अदरवाइज ये आंसर सबको पता होता है कि हेडर कहाँ होता है, हमेशा हमारा सर कहाँ है, ऊपर की तरफ, पैर कहाँ है, नीचे की तरफ। तो हेडर हमेशा कहाँ पर, डॉक्यूमेंट में कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ होगा, और फूटर कहाँ पे होगा, वो पेज के नीचे की तरफ होगा, है ना। तो ये कहाँ पर होगा हमारे पास में, प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर, है ना, नीचे नहीं होगा। फिर इन्वर्टर को खालिस्तान से खालिस्तान में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसको देख लीजिए, इन्वर्टर हम लोग यूज करते हैं। इन्वर्टर में क्या होती है, बैटरी, एक वैसे हमारे पास डिवाइस होता है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस जो होता है उसके अंदर भी क्या होती है, बैटरी होती है। लाइट जाने के बाद हमारे कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए वो यूपीएस चलाता है। तो इन्वर्टर और इन्वर्टर में भी क्या आता है आजकल, वही यूपीएस सिस्टम आने लगे हैं कि लाइट ब्रेक नहीं करता है बस। अब यूपीएस में क्या है आपके पास में, ये इन्वर्टर में इसमें लगी हुई है एक बैटरी, क्या लगी है, एक बैटरी लगी है। जैसे इन्वर्टर का प्रयोग कब करते हैं, जब लाइट जाने के बाद। तो ये जो बैटरी होती है इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज जो है स्टोर करके रखा गया, बिजली स्टोर करके रखी गई है। अब हमारी घर की जो लाइन होती है, इसके इक्विपमेंट्स हमको चलाने हैं, तो घर की जो लाइन चलती है किस पे चलती है, वो एसी पे चलती है, अल्टरनेट करंट पे। और बैटरी के अंदर कौन सी लाइन है, इसके अंदर है डीसी, डायरेक्ट करंट, है ना। तो क्या करेगा इन्वर्टर, इस डायरेक्ट करंट को बदलेगा किसमें, एसी करंट में। इन्वर्टर काम सिर्फ उतना ही है, बैटरी के अंदर जो ऊर्जा है उसको एसी में बदलेगा, मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में बदलेगा। वही हमसे प्रश्न पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन प्रत्यावर्ती, अच्छा हिंदी में दिए क्या, अच्छा देखिए, जो हमारे पास डीसी करंट होता है इसको दिष्ट धारा कहते हैं, और अल्टरनेट करंट को प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा धारा, मतलब यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा को एक धारा में बदलता है क्या, अल्टरनेट करंट टू अनडायरेक्शनल करंट में बदलता है क्या, नहीं। वो तो डीसी को बदल रहा है ना, डीसी मतलब क्या होगा आपका, ये वाला अनडायरेक्शनल या एक दिशी जिसको हम बोलते हैं। तो एक दिशा धारा प्रत्यावर्ती धारा, है ना, एक दिशा धारा प्रत्यावर्ती धारा, मतलब डीसी को एसी में बदलता है। तो ये वाला सही होगा, कौन सा, सेकंड वाला। थर्ड वाले भी देखो, विद्युत संकेत यांत्रिक संकेत, विद्युत संकेत को यांत्रिक संकेत में नहीं बदलेगा। मॉड्यूलेटर्स, डीमॉड्यूलेटर, ये मॉडेम का काम है, सिग्नल्स की बात हो रही है इंटरनेट के, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, एक दिशा धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, या इंग्लिश में हम देख लेंगे अनडायरेक्शनल करंट को अल्टरनेट करंट में, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा मतलब एक ही दिशा में चलने वाली धारा को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो इन्वर्टर क्या करता है, यूपीएस क्या करता है, बैटरी के अंदर जो बिजली है उसको एसी करंट पे बदल देता है, बस ये याद रखना है। तो ये क्या होगा सही वाला, ये वाला। हमारे पास में ये भी होता है ना एसएमपीएस, एसएमपीएस कंप्यूटर की पावर सप्लाई, ये भी वही काम करता है। कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, किस पे चलता है, वो डीसी करंट पे, लेकिन घर पे जो लाइन आई है वो कौन सी, एसी करंट आया है। तो उस एसी करंट को डीसी करंट में कौन बदलता है, हमारे कंप्यूटर का एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, है ना, जिसको कंप्यूटर की पावर सप्लाई कहा जाता है। तो ये भी वही काम करता है। अल्टरनेट करंट को किसमें बदलेगा, ये डायरेक्ट करंट में, मतलब इन्वर्टर के विपरीत क्रम में, ठीक, वो भी याद रखना एसएमपीएस के लिए। चलिए, ये हमारे पास में हो गया थर्ड नंबर का वीडियो, और थर्ड नंबर के वीडियो के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चंस है उसके लिए मैं आपको बोला हूं कि जो मैं कंटेंट बोलता हूं उसको लिख लिख के रखिए, बाद में रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। और साथ में मैंने आपको बोला है फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशन अच्छे से तैयार करके अब यहाँ से करते चलेंगे, 1 महीने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और पेपर आप लोगों का निकल जाएगा, पढ़ते तो चलिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा पढ़िए, आपका पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सब अभी 1 महीना है, 1 महीना पढ़ लीजिए, पेपर निकल जाएगा, फिर आप दूसरा कोई काम करिए। और भी तो टारगेट्स है जीवन में, अकेले सीपीसीटी ही थोड़ी ना है।
ठीक है। और ये कोर्सेज की बात मैंने कर ली है, और ये कोर्सेज उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोग के पेपर बार बार दे रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं उनके लिए, और जिनको दिक्कत जा रही है उनको ले लेना चाहिए, ताकि एक बार में आपकी कहानी फाइनल हो जाए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।